नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, तो आज उसी श्रृंखला में हम लोग जो है हिंदी की शिक्षण विधियां जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहां पर भी हिंदी की शिक्षण विधियां आती है, चाहे वो सी टेट में आती हो, यहाँ से क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए, इतना बढ़िया ये साथियों आप लोगों के साथ मैंने एक श्रृंखला शुरू करी है। 1500 शिक्षण विधियों के जो है आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो साथियों, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इन शिक्षण विधियों के अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो वो आप ऐप के ऊपर जाकर के फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में इसकी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, चलिए देखें, हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया था 51 नंबर का क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 52 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट लेवल 1 2017 में साथियों। तो ऐसे मत का समर्थन करने वाले थे महात्मा गांधी। तो साथियों, महात्मा गांधी ने जो है बुनियादी शिक्षा की नींव रखी और इन्होंने इसके बारे में कहा भी है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी एक चित्र ही है। इस मत का समर्थन करने वाले कौन थे? सबसे पहले महात्मा गांधी रहे हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है साथियों, पूरे वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए। यानी कि लिखने का कार्य पढ़ाई से पहले शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लिखना जो है पढ़ने की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में मत व्यक्त किया गया है। तो किसके द्वारा ये मत व्यक्त किया गया है? ऐसा कहने वाले श्रीमती मॉन्टेसरी थी। साथियों, आप सबको पता है कि इन्होंने ये बात कही थी कि लिखाई का कार्य जो है पढ़ने के पहले होना, यानी कि लिखने की बात ये पहले कहती है। तो ऐसा मानने वाली जो है कौन है? वो है श्रीमती मॉन्टेसरी रही है। और इन्होंने जो अपने 4 जो कौशल बताए हैं उनमें लिखने को पहले लिया है इन्होंने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है 54 नंबर का, भाषाई कौशलों का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या होता है? भाषाई कौशलों का जो लिखित अभिव्यक्त रूप होता है वो लिखना ही होता है, सबको पता है ये चीज। अगला प्रश्न आता है 55 नंबर का, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? यानी कि सुनकर के लिखने से किस कौशल का सबसे ज्यादा विकास होता है? श्रवण लेखन का, वाचन श्रवण का, श्रवण वाचन का, या लेखन वाचन का? तो श्रुत लेख लिखा हुआ है सुनना और लिखना, तो श्रवण लेखन का ही सबसे ज्यादा विकास होगा। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास किससे होता है? देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। साथियों, जो लेखन कला का विकास होता है वो अभ्यास के माध्यम से ही होता है, यह आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको यह दावा करता हूं साथियों, इन्हीं क्वेश्चन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वही रखे हैं जो पहले आ चुके हैं और उनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है। तो प्लीज आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। रीट और सी टेट के लिए सेकंड ग्रेड के लिए बहुत जानदार शानदार साथियों मेहनत की गई है इन क्वेश्चन के अंदर। और टेस्ट सीरीज अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइन करनी है तो आप जरूर कीजिएगा ऐप के ऊपर। अगला प्रश्न आता है 57 का, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक होता है, अक्षर सिखाना चाहिए या बारकड़ी सिखाना चाहिए या लेखन संबंधी जिज्ञासा उनमें उत्पन्न करनी चाहिए। तो कहीं पर भी कुछ भी बात अगर आती है ना, तो एक बात याद रखना कि हमेशा कुछ भी सिखाने के पहले उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी होती है। बस हर जगह पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, अगर ये ऑप्शन लिखा हुआ है कि जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए तो ऑप्शन वही राइट होगा। तो इसमें सी ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा।
58 नंबर का प्रश्न है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो लेखन क्रिया के शिक्षण का जो आरंभ होता है सीधी रेखाओं से या घुंडियों से या तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। साथियों कोई भी बच्चा लेखन क्रिया को अगर करता है तो सबसे पहले वो सीधी रेखाएं खींचना शुरू करता है, यूं यूं इस तरह से। ठीक है, तो ये कला होती है। तो साथियों 58 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे बात करते हैं इसी क्रम में, देखिएगा 59 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर। तो 59 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। साथियों वाद विवाद जो है ये एक लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं हो सकता। तो आप भी आसानी से आंसर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असंगत शब्द इनमें से कौन सा है? सुलेख यह विधि है, श्रुतलेख, अनुलेख और प्रतिलेख। इनमें से कौन सा असंगत यहां पर दिया गया है? तो यहां पर देखो श्रुतलेख, अनुलेख और प्रतिलेख, ये अनुलेख प्रतिलेख ऐसा एक जैसा हो जाता है साथियों। श्रुतलेख भी एक तरह से वैसा ही दिखता है, सुलेख भी वैसा ही दिखता है। तो यहां पर इसमें बोनस दिया गया था, तो यहां पर बोनस था, इसमें कोई देय नहीं है। वर्तनी की विविध शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? वर्तनी की जो है साथियों विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है वो किस स्तर पर हो जाता है? तो साथियों सबसे बढ़िया आंसर है प्राथमिक स्तर पर यह ज्ञान हो जाता है। आप लोगों के सामने पूरा बोर्ड मैंने ओपन रखा है ताकि आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय होता है? शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाना चाहिए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी। साथियों इसमें टोटल सभी जो ऑप्शन है वो राइट है कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के ये सारे उपाय होने चाहिए। शब्दकोश का उपयोग करें, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाएं, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान करा करके, या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें भी सारे ऑप्शन राइट है कि भाषा दक्षता विकास के लिए शुद्ध उच्चारण करेंगे तो भाषा दक्षता आएगी, लिपि और वर्तनी साथियों सही ज्ञान कराकर हम लोग इस पे प्रयोग कर सकते हैं, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी। तो चारों ऑप्शन इसके राइट है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष इनमें से नहीं है। देखेगा कौन सा इनमें से नहीं है। 64 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रहा है यार। देखो भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित इनमें से पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा एक ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो साथियों भाषा ज्ञान गम्य है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। भाषा क्या है कि अभ्यास है, अभ्यास करना पड़ेगा। भाषा एक सामाजिक व्यवहार से भी सीखी जा सकती है। भाषा अनुकरणात्मक होती है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये पक्ष सही नहीं है। कौन सा शुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण का ज्ञान। तो साथियों जलवायु से कोई जो है शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जलवायु वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। प्रारंभिक 66 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है निरीक्षण, अनुकरण और श्रवण के द्वारा। निरीक्षण, श्रवण और अनुकरण के द्वारा। श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण के। देखो बालक पहले सुनता है, फिर उसको देखता है और फिर उसका अनुकरण करता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक स्तर पर जो है अनुकरण विधि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। अगला प्रश्न है साथियों, मुझे भी आपका टाइम खराब नहीं करना है, बस स्पीड के साथ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो 68 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा क्या ऑप्शन राइट हो सकता है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। किस स्तर पर उपयोगी है?
प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर? तो प्राथमिक स्तर पर जो है लेखन और उच्चारण विधि में अनुकरण विधि श्रेष्ठ मानी जाती है, तो प्राथमिक स्तर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण के अंदर शब्दार्थ को स्पष्ट करना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? प्रश्न उत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि? साथियों, उद्बोधन विधि में आता है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करना कौन सी विधि में आता है? उद्बोधन विधि में आता है। 70 नंबर का प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कौन सी होती है? जो संश्लेषण विधि है जिसमें हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाते हैं। इसमें जोड़ने वाली बात आती है संश्लेषण में, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसमें पहला ही हो जाएगा, सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा। बहुत तगड़ा प्रश्न है ये। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण की ओर प्रयोग होता है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो शब्द को हम लोग तोड़ते हैं तो वो विश्लेषणात्मक हो जाती है, वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा, तो ये संश्लेषण विधि हो जाती है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3, 4 या 5 प्रकार के। तो पठन शिक्षण विधि में गद्य पाठकों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं साथियों। श्रवण के आधार पर भाषा का इनमें से भेद कौन सा है? कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, कृत्रिम भाषा, सहज भाषा या अयोग्यात्मक या संयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा या मधुर भाषा या कर्कश भाषा? तो साथियों, इसमें भाषा का भेद है श्रवण के आधार पर, तो मधुर भाषा और कर्कश भाषा, ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 74 नंबर का प्रश्न है। 74 नंबर के प्रश्न में देखिएगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है साथियों। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? जो ध्वनियां होती है उनको लिपिबद्ध किया जाता है, जैसे क मैंने बोला, उसको क के रूप में लिखना, तो ये लिपिबद्ध करना होता है। उसको स्थायित्व प्रदान करने को हम लोग क्या कहते हैं? लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, पठन विधि। साथियों, आपने लिख दिया तो इसका मतलब लेखन विधि है वो। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। आगे, वाचन कौशल का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना, केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, उपयुक्त तो सभी। तो साथियों, इसमें सारा ऑप्शन राइट है। मतलब केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना ने वाचन कौशल में आती है ये बातें। केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, ये भी आती है। केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, ये सारी बातें उसमें आती है। इसलिए मतलब ये सारे ऑप्शन राइट है। 76 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वाचन कौशल की जो विधि नहीं है, वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षर बोध विधि और विदेहात्मक पद्धति। साथियों, विदेहात्मक पद्धति इसमें नहीं आती है, क्योंकि वाचन यानी कि बोलने से संबंधित विदेहात्मक नियम वाली कौन सी बात इसमें आएगी? तो ये चीजें इसमें नहीं आती है। 77 नंबर का प्रश्न है, समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से किस से बचना चाहिए? समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, बिल्कुल सही है। छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। दोनों राइट है साथियों। समस्याओं के विभिन्न प्रकार को डिजाइन करना, यह भी सही है। संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना, यह गलत है भाई। तो यहां पर इससे बचना चाहिए, यह चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें नहीं। छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, समस्या मतलब डी तो राइट है इसमें, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है 78 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 78 नंबर का प्रश्न है, रूपरेखा अनुकरण विधि कौन सी है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पढ़ने का कौशल। तो इसमें आ जाएगा, सिंपल सी बात है,
रूपरेखा यानी कि बनावट करने वाली बात है, तो लेखन कौशल आ जाएगा इसमें। ठीक है, 79 नंबर का प्रश्न है, देखेगा बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं कल्पनाशीलता, अर्थ ग्रहण, भाव, विचार, स्वर और व्यंजन। तो भाव एवं विचार बोलने के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल स्वरों के आरोह अवरोह और बलाघातों को समझ सके, केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके। तो इसमें उपयुक्त क्वेश्चन सारे ऑप्शन राइट माने जाएंगे। नियमित रूप से, अगला प्रश्न है 81 नंबर का, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? किसी भाषा को सुनकर के बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इसके यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। शब्द, ध्वनि, अर्थ, भाषा की बुनियाद, संरचना, क्या ग्रहण करते हैं साथियों, आपको यहां पर बताना है। बहुत सिंपल सा यहां पर हम लोगों ने लिया है और इसी आधार पर आप लोग आंसर दे सकते हो। देखो क्या ग्रहण करते हैं साथियों, भाषा की बुनियाद, भाषा की बुनियादी संरचना को आप लोग यहां पर आंसर लगा सकते हो। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है, शिक्षक की हाँ में या हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में, सुनने और बोलने में। तो साथियों सुनने और बोलने में सक्रियता देखी जाती है। सुलेख से क्या तात्पर्य है? स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख या लेख की सुंदर कल्पना होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? सी, सुंदर लेख जो है, सुलेख का मतलब सुंदर लेख से तात्पर्य होता है। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? केवल कहानी सुनानी चाहिए, केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, या फिर केवल कविताएं सुनानी चाहिए? सारी चीजें सही है, मतलब ये करना चाहिए बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? 85 नंबर का प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको देख लेते हैं यहां पर। तो ये ऑप्शन हमारा यहां पर कौन सा राइट होता है? कौन सा भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। कौन सा सही है? तो साथियों सही पूछा जा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतही ढंग से पाठ खत्म करना या फिर गहन अर्थ ग्रहण करना? तो साथियों मौन पठन जब भी किया जाता है तो इसका मतलब गहन अर्थ ग्रहण किया जाता है। भाषा के आधार पर कौशलों से सर्वोपरि है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। और साथियों बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें ऑप्शन जो राइट हो जाएगा साथियों, वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए, सुनना और बोलना सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं साथियों। 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के करा दूंगा। प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत तगड़ी हो जाएगी, ये सोच लेना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कह रहा है सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है, या भाषा सीखना भाषा के कक्षा में ही संभव है। मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। तो साथियों ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों की 89 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास करना, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष बल देना, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है साथियों, वो होता है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास करना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों का। 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, घर
परिवार टीवी या घर परिवार पड़ोसी। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। ये गलत, ये सही नहीं माना जाता है साथियों। ठीक है, अब 91 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्या कहता है। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी के लिए हो जाता है। अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान या उद्देश्य, अर्थ और उद्देश्य। तो यहाँ पर पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही और किसी उद्देश्य के लिए होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अभी हम लोग भाषा कौशलों के क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। सोचो आप, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं भाषा कौशलों से संबंधित। क्या कोई क्वेश्चन बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। विश्वास करो मेरा। और साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो 240 पर सही नहीं दिखता है तो 360 पर करके वीडियो को देख लीजिएगा और थोड़ी स्पीड बढ़ा करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। चले आगे देखते हैं अब हम इसी क्रम में। नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है क्या? अगला प्रश्न, अगला यहां पर ऑप्शन आता है। ऑप्शन देखिए, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सिखाए जाते हैं। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बहुत सिंपल सा, ये हम लोगों ने पहले भी किया था। तो डी ऑप्शन, अंतः संबंध, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाषा सीखने का 93 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति या अनुकरण। तो अनुकरण वाली बात इसमें आ जाएगी। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो वो है अनुकरण। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। कौन सा नियम है जो पढ़ने में मुश्किल पैदा नहीं करता है? बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौन वाचन की 95 नंबर का क्वेश्चन है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अर्थ ग्रह्यता में तीव्रता होनी चाहिए, या ज्ञान वृद्धि में तीव्रता, या ज्यादा समय पढ़ना, पढ़ने में मन लगना। साथियों, अर्थ ग्रहण के लिए तो पढ़ने में मन लगना चाहिए, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर का क्वेश्चन है, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी ही थे साथियों। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं मित्रों। चलिए, 96 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 97 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल की उस अभ्यास कराया जाता है। यह कौन सा अध्यापन प्रणाली के अंतर्गत आता है? थोड़े से समय के लिए, तो वो सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली होती है। थोड़े से समय की बात आ रही है ना, तो वो सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, इस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है, तो वो कौन सा वाचन है? साथियों, अधिक समय तक याद रहता है, बहुत सिंपल सा आंसर है, मौन वाचन में ही पढ़ी हुई चीज अधिक समय तक याद रहती है। तो मित्रों, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा और शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो अगली क्लास अब जो भी आएगी हमारी भाषा शिक्षण विधियां। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास पूरी करी है, 2 वीडियो में हमने भाषा कौशल का विकास, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं मित्रों। जो अगला वीडियो होगा वो यहां से होगा, भाषा शिक्षण के विधियों से संबंधित होगा। बहुत तगड़े प्रश्न हैं और शायद, मुझे तो विश्वास है, आप लोगों को विश्वास ये है या नहीं है, ये आपके ऊपर है साथियों। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, विश्वास मानिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों इनसे प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार 3 बार आप लोग सुनिएगा वीडियो को, देखिएगा वीडियो को और
कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसे नोट भी कीजिएगा। साथियों, ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप कोटा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये पीडीएफ फ्री आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास, ग्रामर के, व्याकरण के क्वेश्चन या फिर साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज जो भी आप देना चाहते हो ऐप के ऊपर जाकर के दे सकते हो, ज्यादा कोई प्राइस नहीं है मित्रों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।